चलिए चलते हैं आप औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण मतलब जब किसी संस्था में एक अधिकारी के द्वारा, एक प्रबंधक के द्वारा अपने नीचे काम करने वाले अधिकारी को किसी प्रकार की कोई सूचना दी जाती है तो उस प्रकार की सूचना को बोलते हैं औपचारिक संप्रेषण। अब एक कर्मचारी रोज विलंब से आ रहा है और जब इसकी जानकारी हो गई प्रबंधक को, तो प्रबंधक जो है एक सूचना पत्र तैयार करता है उस कर्मचारी के लिए और उसे विलंब में आने के कारण उसे नोटिस भेजता है कि अगर आज के बाद अगर आप विलंब करोगे तो आपको 10 दिन के लिए बिठा दिया जाएगा या आपका वेतन काट दिया जाएगा या आपको यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ऐसा लिखकर कुछ भी सूचना वो भेजता है लिखित रूप में, तो उसको बोलते हैं लिखित संप्रेषण। और जब वो सूचना पहुंचता है उस व्यक्ति के पास, प्राप्तकर्ता के पास या उस कर्मचारी के पास, तो सूचना पढ़ने के बाद उसमें साइन करवा ली जाती है और वो एक रसीद का काम करता है कि कल को वो अधिकारी ये नहीं बोलेगा कि मुझे सूचना की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब दो अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में एक आपसी संबंध होता है और उस संबंध में किसी की तरफ से कोई शिकायत रहता है, कोई विलंब से आता है या कोई अनुशासन में नहीं रहता है या कोई अपना काम समय पर नहीं करता है, तो अधिकारी उस कर्मचारी को एक सूचना भेजकर सूचित कर देता है कि अगर इस प्रकार से अपने कार्य पर नियंत्रण नहीं करोगे, अनुपस्थिति पर नियंत्रण नहीं करोगे, समय पर काम अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कोई भी सूचना अगर लिखित रूप में दे दी जाती है तो उस संप्रेषण को बोलते हैं अपन औपचारिक संप्रेषण, क्योंकि इन दोनों के बीच में औपचारिक संबंध होता है। किसके बीच में? अधिकारी और कर्मचारी के बीच में। आगे बात में तो इसी को बोलते हैं अपन औपचारिक संप्रेषण। तो इस औपचारिक संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं? संदेशों का आदान प्रदान पूर्व निश्चित मार्गों से होता है। यहाँ पे जो भी संदेश होते हैं उसका आदान प्रदान ऊपर से नीचे की ओर संदेश प्रवाहित होता है और निवेदन नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो पूर्व निश्चित मार्गों से होता है। पूर्व निश्चित मार्ग मैं आपको बता चुका हूं। क्या होता है पूर्व निश्चित मार्ग? प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी। तो ऊपर से संदेश नीचे की ओर प्रवाहित होता है। किसी के प्रति भी कोई भी अगर कार्रवाई करता है प्रबंधक, तो वह सूचना ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। मार्ग निश्चित है, यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी तय है कि जैसी कोई सूचना मिलेगा तो नीचे की ओर प्रवाहित करेगा और इस प्रकार से प्रबंधक के द्वारा दिया गया संदेश तुरंत एक बिजली के करंट के समान मार्ग से होता हुआ कर्मचारी तक आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि मार्ग तय होने के कारण संदेश पहुंचने में कोई विलंब यहाँ पर नहीं होता। आसानी से हमारी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इसलिए पहला लाभ, संदेशों का आदान प्रदान पूर्व निश्चित मार्गों से होता है। जो मार्ग तय किए गए हैं उन्हीं मार्गों से ही संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। ठीक। फिर कहा गया यहाँ पर उत्तरदायित्वों का निर्धारण सरल। सबको अपनी जानकारी कि मुझे क्या उत्तरदायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है। जैसे संदेश मिलेगा मुझे नीचे की ओर प्रेषित करना है। प्रबंधक ने पहले बताया कि मैं अगर कोई संदेश देता हूं प्रबंधक को, तो प्रबंधक का कर्तव्य होता है कि सूचना पढ़ते ही तुरंत फोरमैन को दे दे, फोरमैन तुरंत चार्जमैन को दे दे और चार्जमैन तुरंत कर्मचारियों तक उस सूचना को पहुंचा दे, ताकि कर्मचारी जो भी लापरवाही कर रहा था कल से उस बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस संप्रेषण के अंतर्गत उत्तरदायित्वों का निर्धारण सरल होता है और सभी व्यक्ति अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह यहाँ पर करते हैं। किस संप्रेषण में? औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत। ठीक। फिर देखिए इसी में संदेशों का प्रारूप निश्चित होने पर विलंब नहीं होता। यहाँ बिल्कुल विलंब नहीं होता है। बिल्कुल करंट के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा संदेश पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि प्रारूप निश्चित है। क्या है प्रारूप? प्रबंधक, उप प्रबंधक, यही प्रारूप है ना। प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी, ये प्रारूप है। तो जो भी ऊपर संदेश भेजा जाता है वो इसी मार्ग से होता हुआ कर्मचारी तक पहुंच जाता है। इसलिए जैसे ही कोई संदेश भेजता है प्रबंधक, मार्ग में किसी प्रकार से कोई विलंब नहीं होता और आसानी से हमारा संदेश कर्मचारी तक पहुंच जाता है।
इसीलिए कहा गया यहाँ पर किसी प्रकार से कोई विलंब नहीं होता, किसमें? औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत। औपचारिक समझ गए आप? जब दो व्यक्ति अधिकारी और कर्मचारी के बीच में एक संबंध होता है और उनके बीच में जब संदेशों का आदान प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं अपन औपचारिक संप्रेषण। आगे बात में फिर देखिए, इसी के अंतर्गत इसमें विभिन्न पदों में समन्वय रहता है, समानता रहता है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं? प्रबंधक संदेश भेजा, उपप्रबंधक के पास, उपप्रबंधक ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, भेज दिया फोरमैन के पास, फोरमैन ने अपने उत्तरदायित्व का पालन किया, भेज दिया चार्जमैन के पास, चार्जमैन ने अपने उत्तरदायित्व का पालन किया और तुरंत भेज दिया कर्मचारी के पास। तो इस प्रकार से सूचना एकदम से कहां तक पहुंच गया? जहां हमको भेजना था वहां तक। इसलिए पूरे विभागों में पूर्ण रूप से समन्वय समानता बनी रहती है। समन्वय यानी समानता, और यहाँ पे पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है संप्रेषण के अंतर्गत। कौन से संप्रेषण में? तो औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है, इनके बीच में समन्वय रहता है। फिर कहा गया यहाँ पर सूचना निश्चित समय पर पहुंच जाता है। जो भी सूचना है वह समय पर कर्मचारियों के पास पहुंच जाता है और कर्मचारी यहाँ पर उस सूचना को पाने के बाद जो भी क्या तो उत्पादन के संबंध में है तो उत्पादन करता है, या किसी व्यक्ति की गलती को रोका गया है, टोका गया है तो अपनी गलती में सुधार कर लेता है, ताकि फिर से उसे कोई नोटिस वहाँ पर ना मिल सके, और वह सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है और अनुशासन का पालन करते हुए अपने वस्तु का निर्माण करता है। इसलिए कहा गया सूचना समय पर मिल जाने के कारण हर व्यक्ति सतर्क हो जाता है और सावधानी से अपने कार्यों को पूर्ण करता है। किस संप्रेषण में? तो औपचारिक संप्रेषण में। औपचारिक क्या है? तो जब एक ही संस्था में अधिकारी और कर्मचारी के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ही बोलते हैं अपन औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक, ठीक है? आगे बात में याद है, ये है हमारा औपचारिक संप्रेषण। आगे बात में अब देखते हैं अपन इसी के अंतर्गत औपचारिक संप्रेषण के दोष। दोष के अंतर्गत देखते हैं अपन औपचारिक संप्रेषण के दोष में पहला कहा गया पूर्व निश्चित मार्गों के कारण संदेश में बाधा। पूर्व निश्चित मार्ग हमारा तय है यहाँ पर कि संदेश किन मार्गों से होते हुए प्रवाहित होगी। प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी। अगर मान लो किसी कारणवश उप प्रबंधक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहा जब संदेश उसके पास पहुंचा और उसने वहां पे बाद में आकर देखा संदेश, तो समय पर वह संदेश नीचे की ओर प्रवाहित नहीं हो पाता है और कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाता है। समय पर आदेश नहीं मिल पाता है कर्मचारी को और वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, ये दोष होता है। तो जरूरी नहीं है कि जब प्रबंधक संदेश भेजेगा तो उस समय सभी कोई कार्यालय में उपस्थित हो सकता है कि कभी उप प्रबंधक वहां पर ना हो, या चार्जमैन ना हो, या फोरमैन ना हो, तो ऐसी दशा में वो संदेश जो है विलंब से पहुंचता है कर्मचारी तक, और ऐसी स्थिति में कार्यों में क्या आ जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है, और बाधा उत्पन्न होने के कारण समय पर वस्तु का निर्माण वहां पर नहीं हो पाता है, यह इसका दोष। दूसरा, इसमें कार्य में विलंब होता है। कार्य में विलंब क्यों हो गया? समझ में आ गया? जब संदेश समय पर मिलेगा तभी तो कार्य समय पर पूरा होगा। प्रबंधक ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, संदेश भेज दिया, लेकिन उप प्रबंधक के कारण या फोरमैन के कारण या चार्जमैन के कारण मान लो किसी कारणवश संदेश नीचे तक नहीं पहुंचा, तो सूचना समय पर नहीं मिलेगा तो उत्पादन भी समय पर नहीं होगा, या जिस कारण से भी संदेश दिया गया अगले व्यक्ति को अगर वो संदेश नहीं मिलेगा तो उसमें कोई सुधार वहां पर नहीं होगा और कार्य में क्या आ जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और हमको जो उत्पादन मिलना चाहिए था या जिस व्यक्ति को हम सावधान करना चाह रहे थे सूचना देकर, वह कार्य पूरा वहां पर नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि उनको सूचना समय पर नहीं मिला। तो ये इसका दोष होता है। किसका दोष? औपचारिक संप्रेषण का। कि अगर मान लो जो मार्ग है उस मार्ग में किसी प्रकार से अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो अगले व्यक्ति तक सूचना समय पर नहीं पहुंच पाता है, और नहीं पहुंचने के कारण वह कार्य भी उस दिन समय पर नहीं हो पाता है।
ये दोष होता है। ये हालांकि ऐसी स्थिति बहुत कम उत्पन्न होती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो फिर उस दिन हमको हानि का सामना भी वहां पर करना पड़ता है। कौन से संप्रेषण में? तो औपचारिक संप्रेषण में। ठीक, आगे देखिए इसी में लिखित होने के कारण खर्चीली होती है। कैसा होता है ये संदेश? लिखित। और लिखित होने के कारण यह कैसा होता है? खर्चीली प्रणाली है। मतलब यहाँ पर लिखने के लिए पहले लिखा जाता है, लिखने के बाद उसे टाइप करवाया जाता है, और टाइप करने के बाद उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो इसलिए कहा गया लिखने के कारण या टाइप करवाने के कारण यह जो संदेश भेजने की पद्धति होती है बहुत ही खर्चीली होती है। या फिर इसके लिए एक रजिस्टर रखना पड़ता है, उस रजिस्टर में लिखना पड़ता है। लिखने के बाद वह रजिस्टर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता पहुंचता कहाँ तक पहुंचता है? कर्मचारी तक। तो हमको वहाँ पे रजिस्टर, हर महीने वहाँ एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, तो ये भी खर्चीली प्रणाली है। इसलिए कहा गया कि यह जो है एक बहुत ही खर्चीली प्रणाली होती है। कौन सा संप्रेषण? लिखित संप्रेषण। ठीक, तो कैसी प्रणाली है ये? खर्चीली प्रणाली है। संदेश भेजने व पाने वालों के बीच स्थिति विषयक अवरोधक से संदेश प्रवाहहीन होता है। संदेश भेजने और पाने वालों के बीच किसी भी स्थिति के कारण अगर अवरोधक हो जाता है, मतलब संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी दशा में हमको हानि का सामना करना पड़ता है। हानि कैसे? जैसे बताया ना अभी कि प्रबंधक ने तो सूचना भेज दिया, लेकिन फोरमैन किसी कारणवश वहां पे उपस्थित नहीं था, तो फोरमैन के कार्यालय में तो संदेश आ चुका है, लेकिन फोरमैन ने उसे नीचे की ओर प्रेषित नहीं किया। जब वहां पे जब नीचे की ओर प्रेषित नहीं किया तो अवरोधक आ गया, रुकावट, और रुकावट आने के कारण वह संदेश नीचे कर्मचारी तक नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारी उस दिन किसी प्रकार से भी उत्पादन का कार्य नहीं किए, और ना होने के कारण हमको वहां पर हानि का सामना करना पड़ गया और नुकसान हो गया। तो इसलिए कहा गया कि दोनों के बीच में, संदेश भेजने और प्राप्त करने वालों के बीच में अगर किसी प्रकार से भी रुकावट आ जाती है, संदेश आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, तो ऐसी दशा में संस्था को हानि का सामना भी करना पड़ता है। ये नुकसान होता है, ये हानियां है। ये किसकी? औपचारिक संप्रेषण। आगे बात समझ आता सबको? तो ये हमारा औपचारिक संप्रेषण। इसका फैलाव देखेंगे यहाँ पर, नेटवर्क का फैलाव। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क के फैलाव के बारे में कहा गया एकल श्रृंखला तंत्र, यानी एक ही अधिकारी आदेश देगा और उसकी बातों को संस्था के समस्त अधिकारी कर्मचारी को पालन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अपन एकल श्रृंखला तंत्र, जिसमें एक ही अधिकारी के आदेशों का पालन सभी को करना पड़ता है। वो आदेश विभिन्न कार्यालयों में भेज देता है और सब वो उसके आदेश का पालन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? एकल श्रृंखला तंत्र। दूसरा होता है इसी में चक्र तंत्र। चक्र तंत्र मतलब प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी। एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी, दूसरे अधिकारी से तीसरा अधिकारी, तीसरे अधिकारी से चौथा, इस प्रकार से संदेश जब एक से होता हुआ अंत तक पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं चक्र तंत्र। क्या बोलते हैं इसको अपन? चक्र तंत्र। फिर होता है गोला तंत्र। ये चक्र तंत्र के समान ही होता है। इसमें एक अधिकारी होता है, उसके नीचे दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी, और सबको उत्तरदायित्व सौंप देता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक, कि तुमको जैसे ही आदेश मिलेगा उस आदेश को अगले व्यक्ति तक प्रवाहित करना है। और इस प्रकार से प्रबंधक जो आदेश जारी करता है वह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे तक पहुंच जाता है। तो चक्र तंत्र के समान होने के कारण इसका नाम पड़ गया गोला तंत्र। क्या पड़ गया इसका नाम? गोला तंत्र। और इसके बाद एक होता है स्वतंत्र प्रवाह तंत्र, यानी जहां पर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से बोलते हैं, और जो भी जानकारी होती है कंपनी के संबंध में वह सारी जानकारी एक दूसरे के बोलने के कारण मिल जाती है। उस प्रकार को बोलते हैं कौन सा? स्वतंत्र प्रवाह तंत्र। उसको क्या बोलेंगे अपन? स्वतंत्र प्रवाह तंत्र। और एक होता है विलोम वितंत्र। विलोम यानी जिसमें एक बड़ा अधिकारी अपने घनिष्ठ अधिकारी के साथ ही संप्रेषण करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं अपन विलोम तंत्र। आगे बात समझ में आता है सबको? ठीक।